नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद्रोहन सर पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम अशोक महान के बारे में पढ़ रहे थे और अशोक से जुड़ी कुछ बातों को हमने देखा था। अशोक के नामों का इतिहास हमने देखा था और अशोक का धर्म की बात किया था और अंत में हम लोग अशोक को एक धार्मिक सहिष्णु शासक के रूप में देखे थे, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने देखा था कि अशोक सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं, समाज में अन्य धर्मों के लिए भी कार्य किया। जैसे आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए भी बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। आप कमेंट बॉक्स में उन गुफाओं का नाम लिखिएगा, ठीक है। तो उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज अशोक, सम्राट अशोक पार्ट 2 क्लास है। और आपने ये देखा था कि जो सम्राट अशोक का जो टाइम पीरियड था वो 273 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, या आप कह सकते हैं कि 269 ईसा पूर्व में वास्तविक राज्याभिषेक इसका हुआ था। तो आपने इससे पहले की क्लासों में देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चाहे बिंदुसार के समय में, आपने ये देखा था कि मौर्य साम्राज्य अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका था और अशोक के काल में केवल मात्र एक प्रदेश कहिए या एक प्रांत कहिए, कलिंग की विजय अशोक ने किया। और इसी के विजय के बाद अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। अब वो युद्ध की नीति को पूर्ण रूप से त्याग दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं आज कलिंग वार। तो आप देखेंगे कि अशोक की कलिंग विजय, तो आप ये देखेंगे कि इस अशोक की जो कलिंग विजय है इसकी जानकारी कहाँ मिलती है। तो आप ये बोलेंगे कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय की या कलिंग युद्ध की जानकारी देखने को मिलती है। आपसे एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक की कलिंग विजय किस शिलालेख में अंकित है। तो आप बोलेंगे 13वें शिलालेख में अंकित है। आगे देखेंगे जानकारी 13वें शिलालेख से 261 ईसा पूर्व में या बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। आप कहेंगे वास्तविक राज्याभिषेक मीन्स की 269 ईसा पूर्व से आप बात करेंगे तो लगभग अपने शासनकाल के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और आप देखेंगे वहां की उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। आप ये देखेंगे कि इस कलिंग वार में एक बृहत स्तर पर, बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ। लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई या 1 लाख लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया, ठीक है। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। तो एक व्यापक नरसंहार देखने को मिलता है आपको कलिंग वार में, ठीक है। और इसी कलिंग वार के बाद इतने व्यापक नरसंहार को देखते हुए अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। अब अशोक युद्ध करने की नीति को त्याग दिया। अब भविष्य में वो युद्ध नहीं करेगा। अब वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विजय की नीति, धर्म विजय की नीति, लोगों को दिल जीतना स्टार्ट किया। अब वो भौतिक विजयों को छोड़ दिया। समझ में आया ना आपको। तो आप ये देखें कि केवल एक प्रांत कलिंग को अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, वास्तविक मतलब जब उसका वास्तविक राज्यारोहण हुआ था 269 ईसा पूर्व में, तो वहां से 8वें वर्ष या 73 से कहेंगे तो थोड़ा सा 11वें वर्ष हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि कलिंग वार के बाद अशोक ने इस भौतिक विजय की नीति को त्याग दिया। अब लोगों के दिल पर राज करना चाहता था, लोगों के मन पर राज करना चाहता था। अब वो सांस्कृतिक विजय के पीछे पड़ा और इस भौतिक विजय से को छोड़ दिया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। वैरी घोष से धर्म घोष की नीति अपनाया। वैरी घोष मतलब वही नरसंहार, व्यापक नरसंहार, युद्ध या भौतिक विजय, इन सब की नीति को छोड़ करके, इन हिंसात्मक घटनाओं की नीति को छोड़ करके अशोक अब धर्म नीति को अपनाता है। ऐसा आपके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कलिंग वार कब हुआ, तो 261 ईसा पूर्व में।
किस शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है? तो आप क्या बोलेंगे? 13वें शिलालेख में अशोक के। और आप ये देखेंगे कि इसी के बाद से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ और अब अशोक भेरी घोष की नीति को छोड़कर धर्म घोष की नीति को अपनाता है। ठीक है, अब धर्म यात्राएं निकालेगा, धर्म के क्षेत्र में कार्य करेगा, समाज में नैतिक कार्यों को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके धर्म विजय या धर्म घोष की नीति के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं। आगे आइए, अशोक के शिलालेख और उनके विषय। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है या बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के 14 बृहद शिलालेख हैं। तो उन 14 बृहद शिलालेखों में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं जिसमें आप देखेंगे कि जिससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के 13वें शिलालेख में किस बात का वर्णन मिलता है या 13वें शिलालेख का विषय क्या है। तो आप पढ़े हैं तो आप कलिंग वार बता सकते हैं, कलिंग युद्ध या कलिंग विजय बता सकते हैं। इस प्रकार से आपके 14 बृहद शिलालेख हैं। आप ये जानते होंगे कि अशोक के काल में या मौर्य काल तक आप ये देखे होंगे कि आपके यहाँ आधुनिक समाचार पत्र या आधुनिक मीडिया सिस्टम या आधुनिक फोन या आप कहिए कि न्यूज चैनल वगैरह नहीं थे। तो जब राजा जो होता था वो अपनी प्रजा को या अपने प्रजा के समक्ष अपनी कानूनों को, अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए शिलाओं पर यानी कि पत्थर के टुकड़ों पर लेख उत्कीर्ण करवाता था और उसको समाज में या उस साम्राज्य में लगवा देता था। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि राजा अपनी राजाज्ञाओं को अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए इन शिलाओं का प्रयोग, इन पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग, स्तंभों का प्रयोग, स्तंभों पर भी लेख मिलता है उसे स्तंभ लेख, गुफाओं पर लेख, गुफा भी पत्थर का टुकड़ा होता है, पत्थर में बना होता है गुफा भी, तो गुफा पे भी कोई लेख लिख दिया गया तो वो गुफा लेख हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन अभिलेखों, शिलालेखों, स्तंभ लेखों और गुहा लेखों के माध्यम से राजा अपनी राज्याज्ञाओं को प्रजा तक पहुंचाने के लिए कार्य करता था। तो वही कार्य अशोक ने भी किया, अपनी बातों को अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने नियम और कानून को जनता तक पहुंचाने के लिए इन शिलालेखों का प्रयोग किया। तो आइए हम उन 14 बृहद शिलालेखों की बात करते हैं और उनका विषय क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको भी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रथम शिलालेख, अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसका विषय क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो आप बोलेंगे पशु बलि का निषेध। मुख्यतः तो मिलता है प्रथम नंबर पर पशु बलि का निषेध, कहता है कि पशुओं की बलि देना अब बंद कर दिया। ठीक है, कौन? अशोक के साम्राज्य में। तो पशुओं की बलि का निषेध कर दिया। और दूसरा आप देखेंगे सामाजिक उत्सव का निषेध, सामाजिक उत्सव का निषेध, समाज में उत्सव को निषेध कर दिया। आप देखेंगे कि अशोक का यह मानना था कि यदि सामाजिक उत्सव होगा तो उसमें लोग बहुत सारा धन खर्च करेंगे, व्यय करेंगे और जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो सामाजिक उत्सव का निषेध कर दिया और पशु बलि का निषेध प्रथम शिलालेख में देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे प्रथम शिलालेख का विषय कौन सा, तो आपने देखा सामाजिक उत्सव का निषेध और पशु बलि का निषेध। आइए नीचे आते हैं, तो दूसरे शिलालेख, जो सेकेंड शिलालेख है अशोक का, दूसरा शिलालेख है, उसमें आप ये देखेंगे कि सीमांत राज्य यानी कि अशोक के सीमा से लगे हुए राज्य चोल, चेर, पांड्य, देखिए चोल, चेर, पांड्य, सतीय पुत्र या श्रीलंका। आप ये देखेंगे कि जो आपका ये भारत है, भारत, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर चोल है, यहाँ पर चेर है, पांड्य है, श्रीलंका है। तो ये कहीं ना कहीं सीमावर्ती राज्य हुए। तो इन सीमावर्ती राज्यों की चर्चा अशोक के दूसरे शिलालेख में देखने को मिलती है। चोल, चेर, पांड्य, श्रीलंका, सीमावर्ती राज्यों की चर्चा अशोक के दूसरे शिलालेख में देखने को मिलती है। तो ये राज्य यहाँ पे हुए, ये चोल है, ये चेर है, ये पांड्य है और ये श्रीलंका है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में पशु चिकित्सा प्लस मानव चिकित्सा की बात की गई, यानी कि पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था। सोचिए कि आज से कितना साल पहले, आज वर्तमान समय में जो आधुनिक सरकारें कार्य कर रही हैं, जो जिन क्षेत्रों में, उन कार्यों को अशोक ने आज से आप देखेंगे कि लगभग 2500 साल पहले इन कार्यों को अंजाम दिया था। सोचिए पशु चिकित्सा का भी कार्य, पशु चिकित्सा के लिए आप देखेंगे हॉस्पिटल की सुविधा, आधुनिक हॉस्पिटल की सुविधा, मानव चिकित्सा के लिए भी कार्य कर रहा है अशोक। इसमें इसको वर्णित है किस शिलालेख में, तो दूसरे शिलालेख में। सीमांत प्रदेशों का वर्णन,
4 राज्य पढ़ा आपने। फिर पशु चिकित्सा प्लस मानव चिकित्सा की बात करता है, और लोक कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य यानी कि लोगों के कल्याण में जो कार्य हो, जैसे कुएं का निर्माण। जैसे भाई आपका समाज है, आपका राज्य है, तो राज्य में कुएं होंगे, तो सार्वजनिक कुएं में लोग क्या करेंगे, जल निकाल करके पानी पिएंगे, तो कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी कार्य हुआ। छायादार वृक्ष, आप देखेंगे सड़कों के किनारे किनारे सरायों का निर्माण, जैसे आप आधुनिक समय में देखते हैं, आप देखते हैं रेस्टोरेंट देखते हैं सड़कों के किनारे, तो उस समय ये छायादार वृक्षों का निर्माण लगवाया कि छायादार वृक्षों में कोई पथगामी जा रहा है तो रुक करके वहां पर आराम कर सकता है। तो सोचिए कितनी दूरगामी नीति थी, कितनी दूरदर्शी व्यक्ति था वो, कि लोक कल्याणी कार्य में कुएं खुदवाता था, कुएं से लोग पानी पी सकते हैं, छायादार वृक्षों में रुककर आराम कर सकते हैं। तो ये लोक कल्याणकारी कार्यों का जिक्र भी आप देखेंगे। तो आपने क्या देखा कि लोक कल्याणकारी कार्य भी अशोक अपने यहाँ करवा रहा है। अब आप आगे देखेंगे कि जो तीसरा शिलालेख है अशोक का, तीसरा शिलालेख, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि अशोक ने तीसरे शिलालेख में कुछ पुस्तकों में मिलता है कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है, लेकिन आपको मेनली ये दिखेगा कि माता और पिता की आज्ञा पालन की बात करता है, का वर्णन करवाता है कि माता और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म भी अहिंसा की बात करता है और वहीं अशोक भी अहिंसा की बात इसलिए कर रहा है कि वो भी अब बौद्ध धर्मावलंबी हो चुका है। आप आगे देखेंगे अल्प संग्रह, कहते हैं कि अल्प संग्रह करना चाहिए, मतलब बहुत थोड़ा सा संग्रह करना चाहिए जिसमें से आपका जीवन यापन हो सके, तीसरे शिलालेख में। और आपको अल्प व्यय, और व्यय भी अल्प करना चाहिए, थोड़ा बहुत व्यय करना चाहिए। तो कम खर्च, कम संग्रह करना चाहिए, और अपने माता पिता का सम्मान और माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा अशोक के तीसरे शिलालेख में देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपको मिलता है कि युक्त और रज्जुक नामक अधिकारियों की नियुक्ति का कॉन्सेप्ट भी मिलता है तीसरे शिलालेख के अंतर्गत। तो आपने 3 शिलालेख पढ़ा। अब आप आगे देखेंगे कि अशोक का जो चौथा शिलालेख है उसमें धम्म घोष की नीति का वर्णन देखने को मिलता है। तो आप धम्म घोष की नीति क्या देखेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि धम्म घोष की नीति के अंतर्गत आप यही देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो अपने समाज में धार्मिक कार्यों को बढ़ावा दे रहा है, अब हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहा है, वो युद्ध का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, अब वो कहीं ना कहीं भौतिक विजय को छोड़कर सांस्कृतिक विजय की बात कर रहा है। तो उसकी धम्म घोष की नीति यही हुई। और जो भैरी घोष आपने पढ़ा था उसमें वही है कि हिंसात्मक घटनाओं के द्वारा साम्राज्य विस्तार, युद्ध वगैरह करना, अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना, साम्राज्य विस्तार करना, तो ये सब कहीं ना कहीं भैरी घोष की नीति के अंतर्गत आता है। जबकि युद्ध आपका धम्म घोष की नीति का पालन करता है और महामात्रों की नियुक्ति करवाता है। महामात्र उसके साम्राज्य के अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारियों को महामात्र कहा जाता है। तो महामात्र या अधिकारियों की नियुक्ति का भी कॉन्सेप्ट आपको अशोक के चौथे शिलालेख में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 5वां शिलालेख, अशोक का जो 5वां शिलालेख है उसमें धर्म महामात्र की नियुक्ति और कार्य के बारे में चर्चा करता है कि धर्म महामात्र अधिकारियों का समूह होता है, मैंने बोला अधिकारी होते हैं, तो धर्म महामात्र अधिकारी तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक कार्यों को करे, जो धार्मिक कार्यों को करे और धर्म को अपने साम्राज्य में विकसित करे, अपने साम्राज्य में लोगों को धर्म से प्रेरित करे और लोगों से हिंसात्मक घटनाओं से दूर रहने की बात करे, उसी को आप देखेंगे कि धर्म महामात्र के रूप में जाना जाता है। तो धर्म महामात्र की नियुक्ति करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति का कॉन्सेप्ट अशोक के किस शिलालेख में है, तो आप बोलेंगे 5वें शिलालेख में है और उनके कार्यों का वर्णन भी इसी शिलालेख में देखने को मिलता है। आप देखेंगे समाज प्लस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, मौर्यकालीन समाज और मौर्यकालीन वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख आपके अशोक के 5वें शिलालेख में ही देखने को मिलता है। तो आपने क्या देखा, धर्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति का कॉन्सेप्ट एक, प्लस धर्म महामात्र के कार्यों का कॉन्सेप्ट। तीसरा आप देखेंगे कि समाज और वर्ण व्यवस्था भी किस प्रकार से मौर्य काल में देखने को मिलती है, ये भी आपके 5वें शिलालेख के अंतर्गत वर्णित विषय है। आगे देखेंगे जो आपके अशोक का 6वां शिलालेख है, अशोक का जो 6वां शिलालेख है, 6वें शिलालेख में प्रतिवेदकों की नियुक्ति या प्रतिवेदकों को आदेश देता है।
प्रतिवेदक कौन होते हैं? आप जानते हैं आज भी आपके समाज में जो समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उन्हें प्रतिवेदक कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि राजा और प्रजा के बीच में जो मीडिएटर होता था, जो प्रतिवेदक होता था, प्रतिवेदक होता था, अशोक ने उसको ये आज्ञा दिया था कि मैं चाहे सायं कक्ष में लेटा हूं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, यदि प्रजा का कोई कार्य है, प्रजा की कोई बात है तो आप आकर मुझसे कह सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात कि अशोक कह रहा है कि मैं कुछ भी करता रहूं, लेकिन प्रजा से संबंधित कोई कार्य है, कोई बात है तो मुझे बताया जाए मेरे प्रतिवेदकों के द्वारा। तो प्रतिवेदकों को यह आदेश देता है कि मैं कुछ भी करता रहूं, लेकिन प्रजा की कोई समस्या है तो उस समस्या से हमको अवगत कराया जाए, हम उस समस्या का समाधान तत्काल करेंगे। सोचिए कितनी तगड़ी न्याय व्यवस्था थी, कितनी बेहतरीन न्याय व्यवस्था थी उसके यहाँ। आप आगे देखेंगे कि आपका जो 7वां एवं 11वां शिलालेख है, 7वां एवं 12वां शिलालेख, 7वां एवं 12वां जो शिलालेख है अशोक का, उसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है या धार्मिक उदारता की बात की गई है। यानी कि सभी धर्मों को समाज में सम्मान देंगे, सभी धर्मों को समाज में समान स्थिति भी प्रदान करेंगे और सभी धर्मों के लिए वो कार्य भी करेगा समाज में। यानी कि सभी धर्म अपने अपने हिसाब से अपने धार्मिक अनुष्ठानों को आप आसानी से कर सकते हैं। इसका जिक्र आपको कहाँ मिल रहा है? तो आप देखेंगे कि आपके 7वें और 12वें शिलालेख में। ठीक है, तो आपने क्या देखा? धार्मिक सहिष्णुता की नीति। क्योंकि आप ये देखेंगे कि बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं आजीविक संप्रदाय के लिए बनवा रहा है। शुरुआत में ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, आपने पढ़ा ही था, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। तो कहीं ना कहीं एक राजा के लिए क्या होता है कि धार्मिक सहिष्णु होना चाहिए कि वो सभी धर्मों को लेकर चले, सभी धर्मों के लोग अपने हिसाब से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसे ये क्या बोलते हैं? धार्मिक सहिष्णुता की नीति। तो किसमें मिलता है? आप देखेंगे 7वें और 12वें शिलालेख के अंतर्गत धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक उदारता की नीति अशोक के बारे में मिलती है। आगे देखेंगे जो 8वां शिलालेख है, इसमें धर्म यात्रा की शुरुआत। आपने ये देखा था कि आखेट, पहले जो राजा जो होते थे, पहले तो राजा जो होते थे उनका जो सबसे प्रिय चीज होती थी आखेट होती थी। वो जब खाली समय पाते थे तो जा करके क्या करते थे? आखेट करते थे, जंगल में शिकार करते थे और अपना टाइम व्यतीत करते थे, अपना समय बिताते थे। ठीक है, लेकिन आज देख रहे हैं आप कि अशोक के काल में अशोक धर्म यात्राओं के द्वारा अपने समय को बिता रहा है, अपने समय को आप देखेंगे कि धार्मिक यात्राओं में बिता रहा है। लेकिन उस समय आप देखते थे कि अशोक के काल के पहले जो राजागण होते थे वो आखेट और शिकार में अपने समय को व्यतीत करते थे। और आप देखेंगे कि आज अशोक ने धम्म यात्रा, 3 धम्म यात्रा मैंने बताया था आपको, उन 3 धम्म यात्राओं को आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अशोक ने कौन सी 3 यात्राएं या धर्म यात्राएं या तीर्थ यात्राएं की थी। एक मैं निगाली सागर बता दे रहा हूं आपको, निगाली सागर था आपका। ठीक है, उसके बाद आप 2 लिखिएगा आप किसमें? कमेंट बॉक्स में। आगे देखेंगे कि जो आपका 9वां शिलालेख है अशोक का, उसमें गुरुजनों के सम्मान और गुरुजनों को दान की बात की गई है कि गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, जो आपके गुरु होंगे उनका सम्मान करना चाहिए और गुरुजनों को दान देना चाहिए। ऐसा उल्लेख कब कहाँ मिलता है? तो अशोक के 9वें शिलालेख में इस बात का जिक्र मिलता है कि गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और अपने गुरुजनों को दान देना चाहिए। ठीक है, आपसे सिंपल सा यही पूछेगा गुरुजनों का सम्मान और दान किस शिलालेख में मिलता है? तो आप बोलेंगे 9वें शिलालेख में। आपसे पूछेगा धम्म यात्रा की शुरुआत किस शिलालेख में मिलता है? किस शिलालेख में राजा आखेट और शिकार को छोड़कर धम्म यात्राएं करना प्रारंभ कर दिया? तो आप बोलेंगे 8वें शिलालेख में। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आप आगे देखेंगे 10वां शिलालेख में धम्म की श्रेष्ठता पर बल। धम्म की श्रेष्ठता मतलब कि कहते हैं कि अशोक ये कहता है कि आप अपने यश और कीर्ति की परवाह किए बगैर आप कार्य करिए। आपको ये फिक्र नहीं होना चाहिए कि इस कार्य को करने से मेरा अपमान होगा या इस कार्य से करने से मेरा सम्मान बढ़ेगा। आपको कार्य करना चाहिए, अशोक बोलता है। तो कहीं ना कहीं धर्म की श्रेष्ठता पर बल देता है, कहता है कि आपको ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। ठीक है, और बाकी कार्य करेंगे आप ईमानदारी पूर्वक तो उसका फल अच्छा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए कि ईमानदारी पूर्वक कार्य हो और कहीं ना कहीं धर्म सम्मत कार्य हो।
हिंसात्मक कार्य ना हो। इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो 10वें शिलालेख में धर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। तो आप बहुत सारे धर्म यात्राएं, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक उदारता, तो ये सब चीजें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अशोक एक बौद्ध अनुयायी है, तो बौद्ध धर्म का इस पे छाप पड़ गया है। आप इसके शिलालेखों के माध्यम से भी इसको आप आसानी से देख सकते हैं। वैसे आज के समय में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कि आप देखेंगे कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति को बढ़ावा देता है। सभी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बढ़ावा देते हैं सभी धर्म। तो वैसे बौद्ध धर्म जो होता है वो भी वही कर रहा है। आप आगे देखेंगे जो 11वां शिलालेख है, 11वें शिलालेख में ब्राह्मण, श्रमणों और वर्णों के सम्मान की बात की गई है। तो आप क्या देखेंगे कि आपका 11वां शिलालेख है उसमें ब्राह्मणों का, श्रमणों का और वर्णों के जो सम्मान की बात की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि 11वें शिलालेख में ही ब्राह्मणों और श्रमणों और वर्णों के सम्मान की बात की गई है कि ब्राह्मणों का भी सम्मान करना चाहिए, श्रमणों यानी कि आप देखेंगे बौद्ध भिक्षुओं का भी सम्मान करना चाहिए और वर्णों का भी सम्मान करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सभी को साथ लेकर चल रहा है, सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहा है। आप आगे देखेंगे, आप देखेंगे कि 12वां जो शिलालेख है इसमें महामात्र स्त्री अध्यक्ष की नियुक्ति, बहुत बड़ी चीज। सोचिए कि आज वर्तमान समय में जो आधुनिक जो सरकारें हैं वो स्त्रियों को वो कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाओं का कॉन्सेप्ट ला रही है। आज आप देखेंगे कि आपके बड़े से बड़े पद पर, चाहे आईएएस तक का पद हो, वहां तक महिलाओं का कहीं ना कहीं महिलाओं की पहुंच हो चुकी है। अशोक ने अपने समय में, सोचिए कि उस समय में आज से 2500 साल पहले भी महिला महामात्र या महिला अधिकारियों की नियुक्ति का कॉन्सेप्ट देता है। किस अभिलेख में इसका, किस शिलालेख में इसका जिक्र मिलता है? तो आप देखेंगे कि 12वें शिलालेख में महिला महामात्र अधिकारी या अध्यक्ष की बात की गई है। तो महिलाओं को भी कहीं ना कहीं समाज में उच्च स्थान प्रदान कर रहा है कौन? अशोक। आगे देखेंगे कि आपका जो 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख में कलिंग वार का जिक्र मिला है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में आपने शुरुआत में ही पढ़ा। तो कलिंग वार का वर्णन या कलिंग विजय का वर्णन कुछ भी आप कर सकते हैं, तो 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। तो मित्रों, ये अशोक के 13 बृहद शिलालेख हुए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि ये 2-3 बार रिवीजन करने से ही चीजें याद होंगी। एक बार में चीजें आपको याद नहीं होंगी। इसको आप लोग लिखिएगा और लिख करके फिर 1-2 बार पढ़िएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। आप आगे देखेंगे कि अंतिम शासक, तो आप ये देखेंगे कि अशोक एक बेहतरीन शासक, क्योंकि आपने शुरुआत में अशोक की धार्मिक नीति भी देखा था, ठीक है, और आपने ये देखा कि किस प्रकार से अशोक ने भैरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति अपना लिया, किस प्रकार से अशोक ने भौतिक विजयों की नीति को छोड़कर सांस्कृतिक विजयों की नीति को अपनाया। और आप देखेंगे इन शिलालेखों के माध्यम से किस प्रकार से अपनी जनता को संबोधित करता है अशोक, किस प्रकार से अपनी जनता को संबोधित करता है, अपने जनता के सामने किस प्रकार की नीतियों को पालन करने का जिक्र करता है। तो आप इन अभी शिलालेखों के माध्यम से अशोक की नीतियों का अनुमान लगा सकते हैं कि अशोक किस प्रकार का व्यक्ति था। इन्हीं सब नीतियों के कारण ही अशोक को अशोक महान की पदवी दी जाती है, अशोक को अशोक महान कहा जाता है। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि आपसे कोई पूछे कि एक लाइन में अशोक के बारे में आप कुछ बताइए, तो आप ये बता सकते हैं कि अशोक ने भौतिक विजयों की नीति को छोड़कर सांस्कृतिक विजयों की नीति अपनाया, इस कारण से उसे अशोक महान कहा गया। यही जो लाइन है यही गागर में सागर है। तो आप अंत में देखेंगे कि इस वंश का या मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और बृहद्रथ की हत्या उसके मंत्री, उसके प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग ने करके आप देखेंगे भारत में शुंग वंश की नींव रखी। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने के द्वारा 185 ईसा पूर्व में कर दी गई, और इसके बाद भारत में शुंग वंश की स्थापना की जाएगी, शुंग वंश की नींव रखी जाएगी। तो मित्रों, ये आपका अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख हुए, जो कि बार बार आपके कुछ एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को मित्रों समाप्त करता हूं, और अगली जो क्लास होगी उसमें आप ये देखेंगे कि आप यहाँ शुंग डायनेस्टी की बात हम लोग करेंगे अगली क्लासों में। तो आप यदि पिछली क्लासों को नहीं देखे हैं अशोक की, तो उस क्लास को देखिएगा और फिर इस क्लास को देखिएगा, तब आपको चीजें अशोक के बारे में एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ मित्रों, धन्यवाद।